तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रही है। जी हां, और हमारे जो जाबाज जवान हैं फोर्सेस के, वो लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी बौखलाहट में नक्सली भी कायराना वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसा ही एक हमला हुआ है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है नक्सलियों की बौखलाहट, खात्मे की आहट। जी हां, तो क्या ये हमले नक्सलियों की बौखलाहट को दर्शा रहे हैं, और क्या वाकई में अपने वजूद को बचाए रखने की कोशिश में नक्सली लगे हैं? इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। ब्लास्ट के बाद गड्ढा, गाड़ी का बोनट, गाड़ी के उड़े परखच्चे, शहीद जवानों के हथियार, जवानों के शत विशत शव ले जाते जवान। ब्लास्ट का जो ये गहरा गड्ढा हुआ है, या आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नक्सलियों ने एक्सक्लूसिव लगा के रखा हुआ था, जिस पर फोर्स की गाड़ी आती है और उसे यहाँ पर ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है। आप इस गड्ढे से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह गड्ढा कितना शक्तिशाली है और कितना ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बारूद का जो इस्तेमाल है वो नक्सलियों के द्वारा किया गया था। ये नक्सलियों की बौखलाहट है, ये माओवादियों की जमीन बचाए रखने की चिंता है, ये नक्सलियों की काली करतूत है। फोर्स के लगातार प्रहार से हताश नक्सलियों ने पीछे से वार किया। बीजापुर जिले के अंबेली गांव में आरडीएक्स ब्लास्ट कर हमला किया गया। हमले में 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की भी जान चली गई। हमले में करीब 60 से 70 किलो आरडीएक्स का उपयोग किया गया। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट 30 फीट दूर पेड़ पर 25 फीट की ऊंचाई पर मिले। बेदरे से हम लोग वापसी कर रहे थे, और वापसी के दौरान यहाँ पर जो अम्बेली है और कुटरू है, उसके बीच में आईडी प्लांट किया गया। यहाँ डी माइनिंग और आरओपी दोनों ही कंप्लीट कर लिया गया था। उसके बाद मूवमेंट कर रहे थे, तो उसके बावजूद यहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 8 जवान और एक जो ड्राइवर थे, 9 कुल शहीद हो गए। नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सुर में बदला लेने की बात कही। नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। अब ये कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है, और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। हमले के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया। दीपक बैज के शब्दों में दुख से ज्यादा सरकार पर कटाक्ष था। दुखद घटना है, और इस घटना की जितना निंदा की जाए उतना कम है। एक बड़ी चूक है, और कहीं न कहीं सरकार की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान हुआ है। सरकार को कहीं न कहीं नक्सल नीति पे आत्ममंथन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की है। छत्तीसगढ़ में 1 साल में जवानों के हौसले मकसद के करीब है। लाल आतंक की जड़ें हिल गई हैं। नक्सलियों के खात्मे की आहट सुनाई दे रही है, जिसके चलते वो बौखलाहट में इस तरह की कायराना घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अमीश परिहार के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, अंबेली गांव, दंतेवाड़ा। तो जहां इस वारदात को अंजाम दिया, वही अंबेली गांव, जहां एक समय ग्रामीण त्रस्त आ गए नक्सलियों से, और उन्होंने सलवा जुड़ूम की एक शुरुआत की, उस अभियान की शुरुआत की थी। तो देखिए, तमाम चीज़ों पर हम बात करने वाले, इस मुद्दे पर भी बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल।
सवाल नंबर 1, क्या बीजापुर में जवानों पर हमला नक्सलियों की बौखलाहट है? सवाल नंबर 2, क्या जवानों के एक्शन से लाल आतंक को खात्मे की आहट सुनाई दे रही है? और सवाल नंबर 3, क्या हमला खात्मे की डेडलाइन को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश है? तो 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चाओं को रखने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं और जुड़ेंगे, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस से। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से, धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी रहेंगे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी अनिरुद्ध जी। और सबसे पहले हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बस्तर के रजत वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद फिर तमाम मेहमानों का रुख करूंगा। रजत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, अपडेट अगर बात करें, क्योंकि एक बड़ा हमला था। फिलहाल तो यही बात सामने आई कि 9 ही लोग सवार थे, लेकिन ये क्या एक लोकल तरह का हमला था? और बाद में भी जो जवानों का वहाँ मूवमेंट किया गया, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए ललित जी, निश्चित तौर पर ये कमांड आईडी नहीं थी और इसे जो है आईडी विस्फोट किया गया था। इससे ये समझ में आता है कि नक्सली जो है वो खींचे हुए हैं। जो बैक टू बैक जवानों को सफलता मिल रही है, उससे नक्सलियों का ये जो रुख है ये समझा जा सकता है। बीजापुर का कुटरू वो इलाका है जो नेशनल पार्क जो है उसको छूता है। नेशनल पार्क एरिया कमेटी इस पूरे इलाके में सक्रिय है। पिछले अगर 3-4 सालों की बात की जाए तो इस पूरे इलाके में नक्सली जो है उनकी जड़ें हिली हैं, काफ़ी जो संगठन कमज़ोर पड़ा है और संभवतः यही चूक बड़ी जो है फोर्स के लिए साबित हुई है। इस रास्ते से होकर आना जो है जवानों के लिए घातक साबित हुआ है। 18 वाहनों का कॉन्वॉय था, 9 वाहनों में डिवाइड होकर चल रहा था। पहली 9 वाहन जो निकली थी उसमें 8वीं वाहन में ये विस्फोट किया गया है और यही वजह है कि लगभग 50 किलो का ये विस्फोटक जो है इस्तेमाल किया गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार जो 8 DRG के जवान थे और इसके अलावा बस्तर जिले के आरापुर का रहने वाला एक सिविलियन ड्राइवर जो है, 9 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ ही नक्सलियों ने एक बार इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। इसके साथ एक बार फिर से ये कोशिश हुई है बताने की नक्सलियों की ओर से कि उन्हें कमज़ोर न समझा जाए। जो 26 मार्च 2026 का जो डेडलाइन सेट किया गया है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और बस्तर में नक्सलवाद का जो टूटता तिलिस्म है, जो उनकी जो भर्तियां हैं उस पर जो विराम लगा है, उन सारी चीज़ों को बूस्टअप करने की कोशिश के रूप में इस पूरे हमले को देखा जाना चाहिए। नक्सलियों की खींच केवल कह देने से नहीं होगा, फोर्स की ओर से प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में क्या चूक रह गई है, इन बातों को भी गौर करना होगा ताकि आने वाले समय में इस तरीके के हमले जो है उन नक्सली फिर से दोहरा ना पाए और जवान जो है जो सफलता का दौर चला है वो आगे भी कायम रहे। तो आपने सही कहा, क्योंकि अब जो चूक अगर रही भी है तो उस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए, केवल चूक से बात नहीं होगी, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुर्गम इलाका है और वहाँ पर जाबाज जो जवान है वो लगातार ऐसे परिस्थितियों में काम करते हैं। और ये गोरिल्ला लड़ाई है, इसमें कभी न कभी दोनों ही तरफ से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रजत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ मैं रुख करूँगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं राजीव जी, धनंजय जी और अनिरुद्ध जी। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किस तरह से देखते हैं इस हमले को? क्या ये कायराना करतूत है? क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि डेडलाइन सामने है और अपना वजूद बचाने की कोशिश में लगे, अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश में नक्सली लगे हुए। देखिए ललित जी, बस्तर की मैं बात करूं तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो है मौत के गम से अभी बस्तर उबर भी नहीं पाया था कि 5वें दिन ये बड़ी घटना घट गई। मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हलचल है, शोक की हलचल है, शोक में डूबा हुआ है बस्तर। और मतलब अभी जो है मुकेश की निर्मम हत्या के बाद अभी जो है वहाँ पे बस्तर में जो है पत्रकारों का खुलकर लिखने का दौर चला हुआ है। अगर कहीं आप वहाँ पे देखें तो बहुत मतलब ऐसे ऐसे शीर्षक लिख रहे हैं, बस्तर जहाँ कागजों पर बनती है सड़क और कटती है करोड़ों की घास। मतलब ये बहुत समझने लायक बात है कि जो भी वहाँ बस्तर में चल रहा है ये एक अध्ययन का विषय हो सकता है कि चल क्या रहा है। क्या वास्तव में नक्सलवाद को खत्म करने की इच्छा शक्ति है? देखिए केंद्र सरकार की तो है,
डेट लाइन अगर कहीं मार्च 2026 उन्होंने दिया तो मतलब केंद्र सरकार की जो इच्छा शक्ति है, और यही कारण है कि वहाँ पे मतलब इतने सारे कैंप खोले गए। और फिर जो है जो हिड़मा जो इनका बड़ा कमांडर है, जो सबसे ज़्यादा खूंखार नाम जाना जाता है, उसके गांव पुअर्ती तक में कैंप खुल गया। जब पुअर्ती में कैंप खुला तो जो है यहाँ के रायपुर का मीडिया भी वहाँ पे गया। वहाँ के लोग तो बड़े सक्रिय हैं। बस्तर के हर जो सक्रिय पत्रकार को मैं सलाम करता हूँ। रायपुर के जो यहाँ पे चैनल के जब लोग गए वहाँ पे पुअर्ती में रिपोर्टिंग की तो एक बहुत जो है महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वो गौर करने लायक है। हिड़मा जब 12 साल का था तो नक्सली जो है वहाँ पे उसको अपने साथ ले गए थे, फिर जब से गया तो फिर वो कभी घर लौटा नहीं। मेरा मुख्य बात यह है कि ब्रेन वॉश जो वहाँ पे ब्रेन वॉश जो है करने की जो परंपरा चली रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी नक्सलवाद से निपटने के लिए। गोलियां भी चलानी पड़ेगी, बंदूक भी चलानी पड़ेगी, और बातचीत के रास्ते के लिए तो जो है उप मुख्यमंत्री जिनके गृह मंत्रालय का जो प्रभार है विजय शर्मा जी बोल चुके हैं कि रास्ते खुले हुए हैं। और जो ब्रेन वॉश की बात कर रहा हूँ तो सामाजिक स्तर पर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ललित जी, कायराना हरकत। देखिए क्या हरकत है ये, तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिलसिला कोई आज से नहीं चला आ रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश यहाँ जो है 80 के दशक में जो है नक्सलवाद की आहट हुई, 90 के दशक में जो बहुत बढ़ गया, और 90 के दशक से जो है विस्फोटक सामग्रियों का इस्तेमाल होते आ रहा है। पता नहीं कहाँ किस जगह पे क्या हो, वहाँ पे बहुत डर और भय बना रहता है। लेकिन हाँ, अभी जो परिदृश्य सामने है डबल इंजन की सरकार आने के बाद, तो ये प्रतीत होता है कि नक्सली जो है दबाव में है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक कहीं ना कहीं दिखाई तो दे रहा है कि नक्सलियों का एक जो रणनीति है वो इस तरह से सामने आ रही है जैसे लग रहा है कि बौखलाहट है, कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी ज़मीन जा रही है। राजीव जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, अहम सवाल ये है कि आपका संकल्प है, डेडलाइन है, तय है कि इसको ख़त्म करना है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर प्रयत्न भी कर रहे हैं, और हमारे फोर्सेस के जवान भी बड़ा जाबाजी के साथ जो है लोहा लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे तमाम चीज़ों से जब हम बाहर निकलते हैं और ऐसे दुर्गम इलाकों की तरफ घूमते हैं तो कहीं जो हमारी रणनीति है वो कहीं कम पड़ती है। नहीं ललित जी, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि हमारे जाबाज जवानों को, सिविलियन को। लेकिन देखिए रणनीति चूक की अगर हम बात करें तो देखिए चूक कुछ नहीं है, ये खुला युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, और युद्ध में अगर हम हमला कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी निश्चित रूप से वो अटैक के फिराक में थे, और उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर टारगेट किया। हमारे जवान, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी टारगेट किलिंग पे है, और चूंकि हमने एक डेडलाइन तय कर लिया ललित जी कि हम अमुक तारीख तक इसे ख़त्म करेंगे। अगर हम सीमा पार आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और 99% वो सफल हुआ है, तो ये लाल आतंक, जो माओवादी आतंक है, उसे क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हैं। जो पशुपति से तिरुपति तक जो ये रेड कॉरिडोर बना है उसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई और काफ़ी सफलता है। और इसी रेड कॉरिडोर में जो बस्तर की जो 5 जिले हैं उसको हमने हर जगह पर सेवा सुरक्षा कैंप बना के रखे हैं, और नक्सली अभी खेत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब जाते जाते उनकी ये मंशा है कि हम अपनी धमक दिखा कर जाएं। इस प्रकार से वो कायराना हरकत कर रहे हैं, और ये वो संदेश देना चाहता है कि हम हैं, लेकिन हमने भी सर पर कफन बांध लिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जितने भी तमाम जो विपक्ष के लोग हैं या सत्ताधारी दल के लोग हैं, सबने मिलकर इस कायराना हरकत की भर्त्सना की है और कहा कि इसमें अब कोई राजनीति नहीं होगी। यानी एक अच्छा संदेश गया है। आज विपक्ष ने भी ट्वीट किया कि इसकी बदला लेना चाहिए। तो देखिए जिस प्रकार से, जैसे आपने शुरुआत में आपके रिपोर्टिंग में कहा गया था, ये वही स्थल है जहां से सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई थी, ये वही गांव है कुटरू, और ये सलवा जुड़ूम में भी एक अच्छा संदेश था। डॉक्टर रमन सिंह और शहीद महेंद्र कर्मा जी एक साथ एक वाहन पर निकल कर जाते थे, ग्रामीणों को संदेश देते थे कि हमें ये आंदोलन खड़ा करना है और लाल आतंकवाद को ख़त्म करना है। तो ये अगर मैं कहता हूँ, ये अगर वहाँ से शुरू हुआ था, आज ख़त्म भी यहीं से होगा। ये जो शहादत गई है इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, अब जोरदार बदला लिया जाएगा। और जो चूक होती है, देखिए युद्ध के समय आप देखेंगे, इसके पहले भी चाहे 71 का युद्ध था, 65 का युद्ध था, ये तो आंतरिक लड़ाई है। इसमें दुश्मन को पहचानना मुश्किल है, और दुश्मन कहाँ से है। सीमा पार से हम पता कर सकते हैं, ये गांव में आते हैं उसे उड़ा देते हैं, लेकिन अंदर में ये छुपे हुए हैं, भेष बदले हुए हैं, इसीलिए ये चूक कभी कभी हो जाती है।
लेकिन इससे हम ये सबक ले सकते हैं कि आइंदा जब भी हम मूवमेंट करें, कच्चे सड़कों से अगर हम मूवमेंट करें, जहाँ ये जो टारगेटेड जो ब्लास्ट होता है, RDX ब्लास्ट और टारगेटेड ब्लास्ट और ये प्रेशर कुकर ब्लास्ट, बहुत सारे ब्लास्ट की वो तकनीक लगा के रखते हैं, तो उससे हम सजग रहें और छोटी टुकड़े में जाए। तो देखिए, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही। लेकिन देखिए, ये तमाम चीजें तो आप भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं, एक रणनीति बनाई जाती है, उसके तहत अमल भी किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी चूकें रह जाती है और जिसका परिणाम भुगतना भी पड़ता है। बहरहाल धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आप इस बार विपक्ष ने अच्छा साथ निभाया, कहा है कि बदला लेना चाहिए, सब लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन आपने ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस है सरकार का। तो कहाँ ये सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस है? और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि ये पूरी जो नक्सल नीति है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। कहाँ आपको गलती दिखाई दे रही है? देखिए ललित जी, सबसे पहले मैं तो हमारे जो वीर गति के प्राप्त जवानों को मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और स्वयं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस कठिन समय पर कांग्रेस पार्टी और पूरा एक एक कार्यकर्ता, पूरा प्रदेश उन परिजनों के साथ में है जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, और निश्चित तौर पर इन नक्सलियों का कारणा हरकत भी है। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि चूक की बात कहा, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से लगातार बयान दिया जाता है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, कोई ठोस रणनीति नहीं है, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जवानों के ऊपर ये एक्स्ट्रा लोड हो गया है या एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया हो? जिस प्रकार से जवान काम करते हैं, और जैसे आपके भी संवाददाता ने बताया कि 18 वाहनों का कन्वे चल रहा था, 9 वाहनों के बीच में गैप रखा गया था, क्या उस वाहनों के जो पोजीशन है वहाँ पे क्या ओपनिंग पार्टी नहीं थी? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बस्तर में जवानों को वाहन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो सड़कें हैं, कब कहाँ कौन सा बारूद निकल जाए, कब क्या ब्लास्ट वहाँ पर हो जाए, ये बहुत ही वहाँ सचेत किया जाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती का प्रेशर जवानों पर डाल दिया गया है, इसलिए कुछ रणनीतिक चूक वहाँ पर हो गई? क्या इंटेलिजेंस की फेलियर हो गई? क्योंकि आज जो घटना हुआ, इसके पहले आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो CRPF के जो कैंप में हमला हुआ तो वहाँ पर 3 जवानों की शहादत हुई थी, मेरे ख्याल से अक्टूबर या अगस्त माह की घटना ही है। तो एक ठोस रणनीति होनी चाहिए, हमारे जवानों की शहादत भी उसमें ना हो और नक्सलवाद भी खात्मे में रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और ये बात को बिल्कुल गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि आखिर चूक कहां पर हुई है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं हमारी शान है, हमें हमारी सुरक्षा वो करते हैं। और जो अतिरिक्त प्रेशर वाली जो बात मैंने कहा, इसको भी एक गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है। राजीव जी, क्या वाकई में जवानों पर एक अतिरिक्त प्रेशर हो रहा है? जिस तरह की डेडलाइन आपने दी है उसको देखते हुए धनंजय जी भी कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं ललित जी, जवानों के ऊपर तो टाइमिंग का टारगेट रहता है, कोई ऐसा तो डेडलाइन नहीं कि 31 मार्च है आपको ये फाइल कंप्लीट करके देना है। टाइमिंग जो टारगेट किए होता है कि अमुक गांव में सर्च ऑपरेशन करना है, उस गांव में हमको ऑपरेशन करके अगले अपने पड़ाव पर आ जाना है, अपने छावनी पर आ जाना है, अपने बैरक पर आ जाना है। तो जवानों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, ये जवानों के ऊपर उत्साह जरूर है कि इस बार समन्वय के साथ, सतर्कता के साथ और सक्रियता के साथ हमको ऑपरेशन करना है और पूरा समन्वय भी बना हुआ है। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, शुरू में कहा, ये युद्ध है और जब युद्ध छेड़ दिया है कि हमने दुश्मन को कह दिया अब खत्म, अब कोई बात नहीं, जो बातचीत करना चाहते हैं वो आ जाइए, उनके लिए भी लोन वराटू से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं, जो बना के रखे पुनर्वास नीति, आप आ जाइए, आप बात करिए। एक तरफ तो गोली की बात है, एक तरफ बातचीत चल रही है, टेबल की बात है। आप या तो टेबल पर आकर बात करिए उसमें पुनर्वास नीति के तहत, आप वापस मुख्य धारा में आ जाइए, और नहीं मानेंगे तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। जब इस प्रकार का युद्ध होता है तो दुश्मन भी सक्रिय, उसकी जड़ें 1980 से है। जब 1980 से जड़ें जमी हुई है तो जड़ तो काफी नीचे तक है, उसे उखाड़ने के लिए देखिए प्रयास तो हम पूरा कर रहे हैं और उखाड़ कर भी रहेंगे, ये प्रण है। लेकिन ललित जी, कोई इस प्रकार से ऐसा प्रेशर कभी जवानों के ऊपर नहीं होता कि अभी चले जाइए, कभी चले जाइए। हर बटालियन की, हर टुकड़ी की अलग अलग टारगेट रहती है और वो अपने टारगेट को पूरा करते हैं। ऐसा कोई समय सीमा भी नहीं रहती कि आज के रात ही आपको ये काम करना है। लेकिन देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो इसका किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ये एक शहादत है, कायराना हरकत है नक्सलियों की, लेकिन इससे संज्ञान मिला, एक संदेश गया, इससे समझना होगा और इससे बहुत कुछ सीख भी लेनी होगी और उसी आधार पर रणनीति तैयार करनी होगी राजीव जी। लेकिन ये इन तमाम बातों का ध्यान तो रखना होगा, विपक्ष को भी साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन
अनिरुद्ध जी, एक बात जानना चाहूंगा। देखिए, ये वो जगह चुनी गई है जहां से सलवा जुडूम अभियान शुरू हुआ था। नहीं, ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीणों को ढाल बनाते हैं नक्सली, और ग्रामीण उससे त्रस्त आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो नक्सलियों के खिलाफ जो है बगावत से कर देते हैं कि नहीं, हमें क्यों ढाल बना रहे हमेशा। और ऐसे में क्या, क्योंकि हम पिछले कई बार से देख रहे हैं कि ग्रामीण लगभग कई बार मुखबिरी करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको वो सजा भी देते हैं। एक खास संदेश देने के लिए जगह चुनी गई है नक्सलियों ने। देखिए, आपने सलवा जुडूम को लेकर सवाल किया, भाई राजू चक्रवर्ती ने जी, उन्होंने भी जो है सलवा जुडूम का जिक्र किया। डॉक्टर रमन सिंह जी की जैसे ही सरकार बनी थी 2003 में, मतलब 2004 में जो सक्रिय हुई, तो सबसे पहले जो है सलवा जुडूम कार्यक्रम चलना शुरू हुआ। उस समय जो है कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। रमन सिंह जी ने पॉलिसी लाई सलवा जुडूम की, महेंद्र कर्मा जी ने मुक्त कंठ से सलवा जुडूम का समर्थन किया। और ये उसमें यह है कि कांग्रेस में भी भीतर जो है आलोचना भी हुई वहाँ पे महेंद्र कर्मा जी की, मतलब इतने बेबाक तरीके से जो सलवा जुडूम के पक्ष में कैसे नजर आ रहे हैं। उस समय अजीत जोगी जी भी थे, कांग्रेस में थे, तो सलवा जुडूम को लेके वे अपने ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाते थे। मतलब जहाँ पे कहीं किसी के भी सेटिंग वाला मामला हो तो जोगी जी कहा करते थे सलवा जुडूम हो गया। ठीक, क्या सलवा जुडूम सफल हो पाया? मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि सलवा जुडूम जो है सफल नहीं हो पाया। जी, अगर कहीं सलवा जुडूम सफल हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना होता। सुप्रीम कोर्ट से वहां से जो है वहां पे बात आई और कहा गया बंद करो सलवा जुडूम। भाई राजू चक्रवर्ती ने कहा कि तिरुपति से लेकर जो है वहां पे नेपाल की उन्होंने बात की कि वहां से जो है पशुपति से तिरुपति तक के। पहली बार में जो है वहां पे जो है गृह मंत्री बने थे, जब 3 बार उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी, रामविचार नेताम जी, और उस समय गृह मंत्री रहते हुए में जो उन्होंने पत्रकार वार्ता ली थी, तो उन्होंने कहा था कि जो वेपन्स, जो हथियार पकड़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल और चाइना तरफ से आ रहे हैं। मतलब वो जो है विदेश से भी जो है कहीं ना कहीं मदद मिलती रही होगी। लेकिन अभी की जो स्थिति की बात करें, और ललित जी आपने जो शब्द किया, शब्द का ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए जो अभी की स्थिति में मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार छत्तीसगढ़ में रही हो ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकती है, क्योंकि नक्सलवाद का ये मुद्दा इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में तो आप चल ही नहीं सकते। मतलब अगर कहीं आप होंगे तो पस्त खाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरी बात जो प्रेशर की भी बात आई यार, जी नहीं, आपने सही कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे कोई ओवर कॉन्फिडेंस में रह सकता है। लगातार जो है नक्सलियों से लोहा लड़ना है, और जवानों को भी उनका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, कमजोर करने की नहीं। धनंजय जी, आपने तो सबसे बड़ी शहादत झेली है, और आपने वो दंश झेला नक्सलियों का, एक पूरी की पूरी आपकी लीडरशिप चली गई थी अगर हम झीरम घाटी की बात करें। और कम से कम आप नक्सलियों के लिए लेकर अगर आप एक रणनीति के तौर पर बीजेपी या फिर सरकार का साथ दे, उनके साथ मिलकर इसको एक बड़ी प्लान के तौर पर उनके साथ मिलकर काम करे, तो मुझे नहीं लगता वो जो जिस डेडलाइन की बात करते हैं वहां तक नक्सल का खात्मा नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि आपका भी साथ होना बहुत जरूरी है। पहले तो आपका सवाल ही गलत है कि विपक्ष साथ में नहीं है। हो सकता है आपके सोचने का नजरिया अलग हो, मेरे सोचने का नजरिया अलग हो। मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस अगर अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो ये जो डेडलाइन का जो प्रेशर है, क्योंकि मुझे वो घटना भी याद आता है, जैसे आपके संवाददाता ने अभी कहा कि 18 वाहनों का कन्वे था और वहां जाके आईडी का ब्लास्ट होता है, तो मुझे वो घटना को तरोताजा हो गया मेरे लिए कि आपको याद होगा पुलवामा में ऐसी सेना के जवानों का कन्वे जा रहा था और वहां 8 से विस्फोट हो जाता है। तो गंभीरता इसी बात की होनी चाहिए कि हम कोई डेडलाइन तय कर ले हैं, तो क्या हमारे डेडलाइन के चलते हमारे जो जवान जो काम कर रहे हैं, जो नक्सलियों को ढकेल रहे हैं, नहीं तो धनंजय जी एक सवाल मेरा ये कि क्या डेडलाइन बताई नहीं जानी चाहिए, गुप्त रखना चाहिए? फिर कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? जवानों में भी तो उत्साह जरूरी है ना बढ़ाना। देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और प्रेशर डालना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने कहा ना 18 वाहनों का कन्वे था, 18 वाहनों के कन्वे में जा रहा था, क्या उसमें रो पुलिंग पार्टी थी? क्या इंटेलिजेंस की जानकारी वहां पर नहीं थी? जिस प्रकार से नक्सलियों के वहां पर हमले हो जाते हैं, आज हमारे जवान ही तो शहादत हुई ना उनकी ना। तो सरकार को इसमें गंभीरता से निर्णय करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए और भविष्य में घटना ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक है बयानों में आप कह सकते हैं। बिल्कुल राजीव जी, देखिए भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रणनीतिक चूक तो थी, क्योंकि रोड ओपनिंग पार्टी वहां नहीं थी,
इतनी बड़ी तादाद में अगर गाड़ियां निकल रही है तो कभी भी कोई ब्लास्ट हो सकता है। अब ये मानेंगे और इस पर मंथन करेंगे? बिल्कुल मंथन करेंगे। हर घटना के बाद उसका पुनर्विचार होता है और रणनीति बदली जाती है और निश्चित रूप से लेकिन ललित जी मैं कह रहा हूं ये युद्ध है, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि खतरा आगे भी है। ऐसा नहीं कि मैं आपके चैनल पे आज बोल दूं कि नहीं बिल्कुल आगे कोई शहादत नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो चुकी है, पिछले 5 वर्षों में हजारों कार्यकर्ता मारे गए, ग्रामीण मारे जा रहे हैं। लेकिन देखिए युद्ध है, दुश्मन भी सजग है, हम तो उनको समूल नष्ट करने का सोच चुके हैं। वो विल पावर है, देयर इज विल, देयर इज वे, देयर इज विल। नहीं देखिए ये बात भी आपकी सही है। देखिए मंथन भी होना जरूरी है, हर बार रणनीति बनाई जाएगी, उस रणनीति पर मंथन करना जरूरी है, क्योंकि वो सामने उनको कमजोर भी समझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार खात्मे की ओर अग्रसर है। लेकिन खात्मे की ओर अग्रसर होने के बावजूद वो लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देंगे जिसका नुकसान फोर्सेस को उठाना पड़ सकता है। इसलिए विपक्ष को साथ में लीजिए, मजबूती के साथ किला लड़िए, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा होना बेहद जरूरी है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। राजनीति में बहुत कुछ नुकसान छत्तीसगढ़ का भी हुआ है, पूरे देश भर का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नक्सलियों की बौखलाहट खात्मे की आठ, ये हमारा आज का मुद्दा था। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।